हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज में हम लोग फिर से एक नए सेट के साथ में हाजिर हो गए। और आज का जो सेट रहेगा प्रैक्टिस सेट 30 आपका रहेगा। और इस सेट में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। उससे पहले उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जी जान लगाए होंगे पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका क्या है, 30 है। 30 और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। सामान्य ज्ञान सबसे पहले क्वेश्चन रखा हुआ, सामान्य ज्ञान को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर है कोयम्बटूर, मदुरै, बंगलौर, चेन्नई। सॉरी दोस्तों, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, ये बच्चों सवाल पूछा गया है। कोयम्बटूर को कहते हैं या मदुरई को कहते हैं या बेंगलोर को या चेन्नई को। तो दक्षिण भारत का जो मानचेस्टर कहते हैं वो किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर है कहाँ पर, तो ये बच्चों हमारा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। ठीक है। अब देखो, 3 बातें हैं, काफ़ी बच्चे इसको गलत करेंगे। दक्षिण भारत का मानचेस्टर, ठीक है, कोयम्बटूर या तमिलनाडु को कहते हैं। ठीक है। और अगर वैसे कहे भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर या मानचेस्टर, अगर कहे भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तब बच्चों आपका आंसर जो हो जाएगा, भारत के मानचेस्टर की अगर बात करें तब आंसर हो जाएगा अहमदाबाद या गुजरात को, अहमदाबाद को। और अगर कहे उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, किसे कहते हैं, मानचेस्टर। अगर उत्तर भारत के मानचेस्टर की अगर बात करें तो उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, क्योंकि सूती बस उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो दक्षिण का मानचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को, भारत का मानचेस्टर या बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, और उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। तो इसका जो आंसर था ये हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तमिल साहित्य, वैदिक, उर्दू या संस्कृत। तो बताएं, संगम साहित्य के रूप में कौन सा साहित्य प्रसिद्ध है। आप लोग अपने अपने आंसर बताएं फटाफट, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा, संगम साहित्य की अगर बात करूं तो ये आपका तमिल जो साहित्य है ये किस नाम से जाना जाता है, संगम साहित्य के नाम से। तो 2 का जो आंसर था क्या, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि तमिल साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, संगम साहित्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र सिंह या वसुमित्र। ठीक है। तो ये व्याकरण वेत्ता थे पतंजलि। तो वो पूछ रहा है ये जो पतंजलि व्याकरण वेत्ता थे ये किसके समकालीन थे। तो ये बच्चों सवाल पूछा गया है। तो आप लोग बताएं, अपने अपने आंसर दें, 3 का आंसर बोलें, क्या हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पतंजलि थे जो व्याकरणविद थे, ये आपके समकालीन थे किसके, पुष्यमित्र सिंह के, पुष्यमित्र सिंह, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की क्या की थी, स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से एक सवाल पूछा जाता है, 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपको पता है 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए आपका क्या था, कलिंग प्रसिद्ध था। ठीक है। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने अपने पुत्र का नाम था संघमित्रा, पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है। इसको इन्होंने कहाँ भेजा था प्रचार के लिए, श्रीलंका भेजा था। ठीक है।
तो इसने अपने पुत्र या पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? अशोक ने श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है घटता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। तो आप बताएं, अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो आप बताएं लोहे का भार क्या बढ़ेगा, घटेगा, या अपवर्तित रहेगा, या परिवर्तन होगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो आपको पता है लोहे को आप अगर खुले में छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाती है, और वो जंग किसकी होती है? फेरिक ऑक्साइड की होती है। फेरिक ऑक्साइड के उस पर क्या परत लग जाती है, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंग। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इसी की परत होती है। तो जब लोहे पर आप देखो जंग लग जाएगी तो लोहे का भार हमेशा क्या बढ़ता है, बढ़ता है। तो 4 का आंसर क्या था? ए आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है, जिंक ऑक्साइड की परत का प्रयोग किया जाता है, और यही प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। कौन सी? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो लोहे पर जब कभी भी आप ध्यान रखना जंग लग जाए तो लोहे का भार हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। तो 4 का जो आंसर था क्या? ए आपका हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर था। अगला, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो बताएं भाई, इनमें से कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में अच्छे से बच्चों पढ़ाया हुआ है। तो कर्क रेखा देखो कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से होकर के जाती है। कर्क रेखा कहते किसे हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा को, ठीक है, या उत्तरी अक्षांश रेखा को। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये किन किन राज्यों से होकर के जाती है? तो सबसे पहला आपका क्या रहेगा? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से। ठीक है, अब आप देखो इन 8 में कौन कौन सा है? गुजरात से जाती है, पहला नाम लिखा हुआ है। झारखंड से जाती है, झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, मिजोरम, और मिजोरम से जाती है, मिजोरम लिखा हुआ है। ठीक है, किससे? असम से नहीं जाती है। तो पूछ क्या रहा, किन राज्यों से गुजरती है? तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 तीसरे विकल्प में है। तो आपका जो आंसर था कौन हो जाएगा? तीसरा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, असम से नहीं जाती है ये आपकी कर्क रेखा, इन 8 राज्यों से जाती है। कौन कौन से? फिर देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन असम की एक खास बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या देवी। ठीक है, और ये जिस पहाड़ी पर स्थित है, नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या देवी पर्वत। कौन से पर्वत पर? नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या देवी। और इसी कामाख्या देवी मंदिर पर ही अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा? अम्बुबाची मेला इसी कामाख्या देवी मंदिर पर ही लगता है, अम्बुबाची मेला। ठीक है, तो आपका 5 का जो आंसर था वो क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? MS वर्ड, डोस, MS एक्सेल, XLS, MS पेंट, JPG, MS पावर पॉइंट, PTP। तो आप बताएं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दें फटाफट। आपका क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड में आप लोग दें फटाफट आंसर। MS पावर पॉइंट इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो MS वर्ड को डोस, ये आपका ही सुमेलित है। MS एक्सेल को XLS भी कहते हैं, MS पॉइंट को क्या JPG भी कहते हैं। ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, MS पावर पॉइंट मतलब PPT। ठीक है, PPT होना चाहिए, यहाँ दिया क्या? PTP दिया हुआ है, तो होना क्या चाहिए था? PPT। तो 6 का जो आंसर था आपका क्या था? डी करेक्ट आंसर था, डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं, ये तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत बता दोगे। ठीक है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके कौन थे, तो आप लोग अपने अपने आंसर बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, पहली बैठक, वो बैठक हमारी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें अस्थायी जो अध्यक्ष बने थे, अस्थायी तौर पर वो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये बने थे आपके अध्यक्ष। इसके बाद दूसरी जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक ये हमारी कब हुई थी? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? दूसरी बैठक। तीसरी जो बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, ठीक है, ये तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो ये हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। कब? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ठीक है, तो आप लोग देखिए 7 का जो आंसर था क्या? बी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के कार्य होते हैं, पीयूष, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, यानी ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावर करती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, यानी एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावर करे, दोनों निकालती है, तो ऐसी ग्रंथि को हम लोग क्या कहें? कौन सी ऐसी ग्रंथि? तो ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावर करती है उसे क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय। ठीक है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ पर पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि की बात करूं तो ये आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। और इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि के फूलने से होता है, जो गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। तो इस 8 का आंसर क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो आप लोग बताएं, मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ये सवाल बच्चों पूछा जा रहा, तो आप लोग आंसर बताएं भाई। 9 का क्या हो जाएगा? राज्य में पूछ रहा, भारतीय राज्यों में से मुद्रा बिल होने के लिए, ठीक है, धन बिल, तो ये पूछ रहा, तो कौन प्रमाणित करेगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। जैसे केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो ऐसे राज्य में कौन करेंगे? विधानसभा के अध्यक्ष। तो 9 का जो आंसर आपका बच्चों था वो क्या था? आपका ए करेक्ट आंसर था, ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ग्रीन हाउस प्रभाव से है, वैश्विक तापन से, ओजोन रिक्तीकरण से, आबादी बढ़ने से। तो आप लोग बताएं भाई। ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक, ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग बताएं। वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना। तो आप अगर समझदार होंगे तो थोड़ी सी आपको इस क्वेश्चन में अकल लगानी पड़ेगी। तो ये सब किसके कारण होता है? आबादी जो बढ़ रही, 6-6, 8-8 बच्चे जो हो रहे, जनसंख्या जो बढ़ रही, इसके कारण से होता है। ठीक है, डी आंसर करेक्ट था। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मीथेन है, CO2, मीथेन,
ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, या वैश्विक तापन इसी को बोलते हैं। ओजोन परत, ओजोन परत की बात करूं तो ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? डाबसन से, डाबसन से। तो ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? डाबसन से। ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, सितंबर को। तो इसका जो आंसर था डी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़ का, दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। कुल मिला के पूछ रहा कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सर्वाधिक बड़ा आकार है। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों ये। तो आप बताएं चंडीगढ़ का है, दमन और दीप का है, कि लक्षद्वीप का है, कि पुडुचेरी का? तो आप लोग बताएं 11 का आंसर। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सर्वाधिक बड़ा आकार माना जाता है? ठीक है, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश आपके लिखे हुए, सबसे बड़ा आकार किसका माना जाता है? आप लोग आंसर बताएं फटाफट, ठीक है। तो ये माना जाता है किसको? पांडिचेरी को, पांडिचेरी को, जिसे पुदुचेरी कहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है, कवारत्ती। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा आकार किसका माना जाता है? पांडिचेरी का ही सबसे बड़ा आकार माना जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। अगला, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हार्नबिल, हमिंगबर्ड, गल, या कठफोड़वा? ओहो, कठफोड़वा का नाम सुन के डर और लगने लगता है। तो आप बताएं सबसे विश्व का जो पक्षी है, विश्व का सबसे छोटा जो अंडा देता है, ठीक है। तो मैंने हार्नबिल की बात करूं, हार्नबिल पक्षी भी है। हार्नबिल आपका नागालैंड का त्यौहार भी है। हार्नबिल नागालैंड का क्या है? त्यौहार है। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक मनाया जाता है। त्योहारों का त्यौहार इसी को कहते हैं, हार्नबिल को, त्योहारों का त्यौहार, ठीक है। लेकिन अभी देखो पेंडिंग में मैं आंसर डाले हूँ, तो अब आप लोग बताएंगे आंसर। तो विश्व का सबसे छोटा जो अंडा देता है वो कौन सा? हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड एक पक्षी होता है, ये विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। तो 12 का जो आपका आंसर था क्या? बी था, बी था। तो आप लोग ध्यान रखना, चिली, चिली और अर्जेंटीना आप लोगों ने नाम सुना होगा। चिली देश में ये पाया जाता है, चिली, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में है चिली, अर्जेंटीना। तो हमिंगबर्ड किस देश में पाया जाता है? चिली देश में बच्चों ये पाया जाता है, ठीक है। अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी को बहुराष्ट्रीय अंतग्रहण को बेहतर बनाना, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए ये करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पानीपत हरियाणा से हुई थी। पानीपत हरियाणा से, पानीपत पहली बार, ठीक है। पानीपत हरियाणा 2014, मुझे जो ध्यान आ पा रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, पानीपत हरियाणा से हुई थी। सन तो मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा बच्चों, लेकिन यहाँ से इतना याद आ पा रहा, पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की क्या शुरुआत की गई थी। तो इसने पूछा इस कार्यक्रम का जो सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वो बच्चों क्या है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य है भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान, ठीक है, शिशु लिंगानुपात और बालिकाओं को सशक्त बनाना। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर था। तो 13 का हमारा आंसर क्या बच्चों हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, प्रसिद्ध गीत, ये तो पता होगा, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? साहिल लुधियानी, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, बहादुर शाह ने। तो आप लोग बताएं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप लोग इस गीत को गाते हो, तो बताएं इसकी रचना किसने की थी? तो 10 सेकेंड में आप लोग फटाफट से फटाफट अपने आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें। तो ये बच्चों किसने गाया गया था?
मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। सबसे पहले इसके लाहौर के एक सरकारी स्कूल में इस गीत को पहली बार गाया गया था। मोहम्मद इकबाल ने इसकी क्या हुई थी? रचना की थी। लगभग वही 1905 के आसपास की ये बात है बच्चों। ठीक है, अगला पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आप लोग बताएं, पल्ली किसानों के लिए चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन था पल्ली। तो वो पूछ रहा है ये जो पल्ली आंदोलन है ये किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर चलाया गया था? ठीक है, तो आप लोग बताएं। तिरुचिरापल्ली आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इसका मतलब इसका संबंध किससे है? तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से। तो पल्ली आंदोलन का है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बात करूं बच्चों तो एक तो शोर मंदिर है, दक्षिण भारत का सबसे पुराना मंदिर है शोर। ठीक है, एक आपका कौन सा? मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है, एक आपका कौन सा है? कपालेश्वर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर। एक आपका कौन सा? वैकुंठ पेरूमाला मंदिर, वैकुंठ पेरूमाला मंदिर। ठीक है, पेरूमाला मंदिर, वैकुंठ पेरूमाला मंदिर। ये आपके कहाँ पर है? सब तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। उड़ीसा में कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे उड़ीसा में है। और एक जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है आपका। ठीक है, गुजरात में सोमनाथ रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर था। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। तो आप लोग बताएं 16 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं आप लोग, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ठीक है, मैंने आपको बता रखा है उत्तर प्रदेश में अगर पार होना है तो लखनऊ, आगरा, मथुरा और बनारस और प्रयागराज पे नज़र रखना आपको। ठीक है, तो इस भारत कला भवन की आप बात करूं तो ये आपका कहाँ पर है? बनारस में है, बनारस में। बनारस में बात करूं तो 80 घाट वहीं बनारस पे मिल जाएगा। कौन से? 80 घाट है। मणिकर्णिका घाट भी बनारस में है। कौन सा? मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है? बनारस में है, बनारस में है। ठीक है, लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं? रूमी दरवाज़ा एक है लखनऊ में, रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में, छोटा इमाम बाड़ा भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा भी कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इसका आंसर क्या था? बी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आप लोग बताएं, नेशनल हाईवे या सड़क प्रणाली आप लोग पढ़ते हो तो 17वें नंबर में यही क्वेश्चन पूछ रहा, सड़क प्रणाली में कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो बात करूं तो सड़क प्रणाली में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा रहेगा, दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या था? ए करेक्ट आंसर था। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक? 1421 से 43, 1451 से 1489, 1489 1517, 1517 से 1526। तो आप लोग बताएं सिकंदर लोदी का भारत में जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा था? ये बच्चों सवाल पूछा गया। तो सिकंदर लोदी की बात करूं तो इसका शासनकाल 1489 से 1517 तक था। इसी सिकंदर लोदी ने एक मस्जिद बनवाई थी, मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और ये मस्जिद है कहाँ पर? दिल्ली में है, दिल्ली में है, मोट की मस्जिद दिल्ली में है। ठीक है, तो 18 का जो आपका आंसर था बच्चों क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो ये बच्चों आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र, और आपको बताया भी होगा सर ने कई बार भी। ठीक है,
और कई बार भी सर ने आपको रचनाएं भी बताई होंगी, मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी बताया होगा, अतीत के चलचित्र के बारे में भी आपको बताया होगा सर ने। तो इसका क्वेश्चन आप लोग आसानी से दे सकते हो। तो अतीत के चलचित्र किसका लिखा हुआ उपन्यास है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसका? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का ये आपका क्या है? अतीत के चलचित्र है। और सर ने आपको, हिंदी वाले सर ने इसमें मुंशी प्रेमचंद की भी कुछ रचनाएं बताई होंगी, जैसे गोदान हो गई, गवन हो गई, गोदान, गवन, शतरंज, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, ये सब आपको बताई होंगी आपको सर ने, हिंदी वाले ने। तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं हिंदी में भी। तो 19 का आंसर आपका क्या था? डी बच्चों करेक्ट आंसर था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? ठीक है, मतलब वो कहना ये चाह रहा, उत्तर प्रदेश के राज्य का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का कितना % भाग वन से आच्छादित है, वनावरण है, वन है। लगभग 5.88, लगभग 6.88, लगभग 10.8, लगभग 9.01। तो कुल वनावरण जो उत्तर प्रदेश का है वो लगभग में कितना? लगभग 6.88% है। यानी 20 का जो आंसर आपका था क्या था? बी आपका बच्चों करेक्ट आंसर था। बी आपका करेक्ट आंसर था। 21 का सब हम लोग देखते हैं। 21 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा, निम्नलिखित किन दो देशों के बीच कोकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत नेपाल, भारत चीन, भारत ब्रिटेन, भारत और रूस। ठीक है, तो कोकण शक्ति ये बच्चों मैंने आज की क्लास में कुछ बच्चों को करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो कोकण शक्ति 2021 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किसके मध्य किया गया? भारत और ब्रिटेन के मध्य, भारत और ब्रिटेन के मध्य। तो 21 का जो आंसर आपका था वो बच्चों क्या था? सी था, भारत और ब्रिटेन के मध्य ये काम किया गया है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाना जाता है? डॉक्टर रामाकृष्ण, एपीजे अब्दुल कलाम, रंगनाथ स्वामी, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो हरित क्रांति आपको पता होगी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। ठीक है, प्रभाव जो इसका था किस पर हमें देखने को मिलेगा? गेहूं कौमा चावल के उत्पादन से, गेहूं कौमा चावल के उत्पादन से। और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ मिला था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। किन देशों राज्यों में देखने को मिले था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमें इसका क्या प्रभाव देखने को मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे। ये केरल के कृषि वैज्ञानिक थे, एमएस स्वामीनाथन। तो कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और ये कौन थे? ये आपके केरल के कृषि वैज्ञानिक थे। केरल के क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। तो 22 का जो आंसर था आपका क्या था बच्चों? डी करेक्ट आंसर था, डी। ठीक है, 23 की बात करूं तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो कौन सी है? गंगा है, गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? लंबाई बात करूं तो गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। यमुना की लंबाई कितनी है? लगभग वही 1365 किलोमीटर। अब आपके मन में आ रहा होगा ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, गंगा की 25 है, तो लंबी ब्रह्मपुत्र होनी चाहिए। अरे भाई, ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर से निकलती है, वो भी तिब्बत मानसरोवर से। गंगा भारत के अंदर से निकलती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो गई? ये हो गई ब्रह्मपुत्र की। जो भारत में लंबाई है वो 916 किलोमीटर है भारत में ओवरऑल। अब आप देख लो। ठीक है, 25 गंगा की है। तो इसका 23 का जो आंसर था आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर था। सी आपका करेक्ट आंसर था। अगला, हाल में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वो किस देश के नागरिक? ईरान।
ईरान, रूस, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान। तो आप लोग बताएं, यूरोपीय संसद के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया किसी नागरिक को, तो ये नाम है नागरिक का, तो ये नागरिक किस देश के हैं बच्चों, ये सवाल पूछा गया। तो 24 का बात करूं तो ये किस देश के हैं, रूस के आपके हैं। तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर था, बी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, शनि है, बुध है, मंगल है या शुक्र है। तो आप लोग बताएं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, आपको पता ही होगा। ठीक है, बताएं भाई सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, बुध। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र को बात करूं तो शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, क्योंकि आकार में लगभग ये उसी के समान है। जुड़वां ग्रह या पृथ्वी की इसको बहन भी कहते हैं। और शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही हम लोग कहते हैं। और हम लोग शुक्र को क्या कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा। और शुक्र को क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह। ठीक है, प्रेशर कुकर ग्रह, ये सब शुक्र को कहते हैं। तो इसका जो आंसर था बी आपका करेक्ट आंसर था, सबसे छोटा पूछा हुआ था। सबसे चमकीला ग्रह भी आपका क्या हो जाएगा, शुक्र ही हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह भी क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह आपका क्या रहेगा, शुक्र हो जाएगा। अगला, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो मैंने स्टैटिक जी के पढ़ाई हुई है, तो मैंने आपको बताया शांति पुरुष किसको बोला जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो 26 का आंसर बी था। ठीक है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो बात करूं, भारत जो चावल उत्पादन में नंबर 1 भारत का जो राज्य है वो कौन सा, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ये चावल में भी नंबर 1 है, और चावल के साथ साथ जूट में भी क्या है, नंबर 1 है, नंबर 1 है। लेकिन विश्व स्तर में पूछ रहा है तो विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा, द्वितीय स्थान है। तो 27 का जो आंसर था क्या, बी आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की हुई है, भूटान, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आपने शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस, एक भी गैस का उत्सर्जन 60 तक ग्रीन हाउस नहीं होगा, शुद्ध शून्य रहेगा। तो ये घोषणा बच्चों जिसने की है 2060 तक, वो की है सऊदी अरब ने, सऊदी अरब देश है आपका, उसने ये घोषणा की है, किसने, सऊदी अरब ने। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया, उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार और पंजाब। यानी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का जो उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो वो बच्चों हैदराबाद ने किया हुआ है, हैदराबाद ने। 29 का जो आंसर था क्या था, बी आपका करेक्ट आंसर था। लगभग इसका वजन बताया जाता है 9 टन के करीब है, 9 टन के। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया, फैजाबाद, अयोध्या, मडुआ, डीगरी, मुगल सराय। तो उत्तर प्रदेश ने अयोध्या कैंट का जो नाम बदला था, ये बच्चों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये नाम बदला गया था, तो ये नाम बदला था किसका, फैजाबाद का। तो 30 का जो आंसर था आपका क्या था, ए करेक्ट आंसर था, फैजाबाद का नाम बदला गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, वही लगभग की अक्टूबर 2021 में ये घोषणा की गई थी। कब, अक्टूबर 2021 में ये घोषणा की गई थी, अक्टूबर 2021 में। क्लियर है। इसके बाद 31 की हम लोग बात करूं अगर, ठीक है, तो आप देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा है,
बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार। टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। इसी प्रकार टेस्ट ट्यूब करके एक बन्नी भैंस का बछड़ा ये पहली बार पैदा हुआ। तो वो राज्य कौन सा है, मतलब ये किस में किया गया, ये पूछ रहा। तो ये बच्चों काम किया गया गुजरात में। गुजरात में। तो 31 का जो आंसर था सी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा हुआ, 31 के बाद ये 32 आपका होना चाहिए था, ठीक है बच्चों, क्योंकि 31 के बाद ये 32 होना चाहिए था। 14 सितंबर 2018 को भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये भी देखो, ये भी गलत बात लिखी हुई है। ऐसी कोई बैठक हुई नहीं थी 22वीं अंतर्राष्ट्रीय, और कोई लक्ष्य भी नहीं निर्धारित किया गया था। तो ना तो ए ना तो दो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी आपका करेक्ट आंसर था। 32 का डी, ना तो ए और ना ही तो दो। तो आप लोग ध्यान रखना, 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। वन्य जीवों के लिए डीएनए परीक्षण किया जा रहा है, उनके डीएनए का परीक्षण किया जा रहा है। तो वो देश का पहला राज्य कौन है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है या नागपुर है। तो आप लोग बताएं 33 का आंसर क्या हो जाएगा। देश का कौन सा पहला ऐसा राज्य है जहां पर वन्य जीवों के लिए डीएनए परीक्षण किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागपुर। तो 33 का आंसर क्या, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 33 का डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो 33 का क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, महाभाग उपनिषद, गरुड़ उपनिषद। तो आप लोग बताएं। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखित है, जो अशोक स्तंभ पर लिखा हुआ है। और ये सत्यमेव जो जयते है ये हमारा किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद मैंने पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी में भी सवाल है, और जब उपनिषद हिस्ट्री में पढ़ाया था तो वहाँ पर भी ये पढ़ाया था। किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। अगला, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली और आयताकार भवन। तो आप लोग बताएं, ग्रेट बाथ है या ग्रेट गैलरी है, गैलरी टाइप में जो नहीं होती है, या असेंबली हॉल है या आयताकार भवन है। तो कौन सी, ग्रेट गैलरी। ग्रेट गैलरी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मानी जाती, ग्रेट गैलरी, ठीक है। 35 का जो आंसर आपका था बी आपका करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर था। तो ग्रेट गैलरी की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगला, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, बी.आर. अम्बेडकर, बी.टी. कृष्णामाचारी। तो प्रारूप जो समिति थी ये सबसे महत्वपूर्ण बच्चों यही समिति थी। प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण समिति थी आपकी, महत्वपूर्ण। और इस समिति में कुल हमारे कितने 7 सदस्य थे। 7 में से जो भीमराव अम्बेडकर थे इनको इस प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष। इस प्रारूप समिति जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ था तो पूरा जुम्मा इसी प्रारूप समिति को दिया गया था। तो 36 का जो आंसर आपका था क्या, सी करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवरचना मिशन का शुभारंभ किया किसने। मोदी जी ने, अमित शाह ने, योगी ने, राजनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ किया गया है। अगला, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं।
सेवन मोग, बिग डिम्पर, अल्फा सेटोरी या स्मॉल बियर। यानी जो सप्तऋषि तारामंडल है ये रात में सप्तऋषि तारामंडल रात में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो सवाल कुछ और पूछा कि पश्चिम के जो निवासी होते हैं वो इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पश्चिम के जो निवासी होते हैं वो किस नाम से जानेंगे। तो इसकी बात करूं तो ये बिग डिपर के नाम से जानते हैं, बिग डिपर के। ठीक है, क्योंकि ये जो सप्तऋषि तारामंडल है ये ग्रेट बियर तारा समूह का क्या है, हिस्सा है। ग्रेट बियर तारा समूह का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और ये जो सप्तऋषि तारामंडल है ये हमेशा किस दिशा में, रात में उत्तर दिशा में दिखाई देता है हमेशा। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो रात में अगर ये तारा नज़र आता है, आप उत्तर दिशा में खड़े हो, तभी आप इसको देख करके अपनी अंदाज़ा लगा सकते हो हमें किस दिशा में जाना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था आपका क्या, सी करेक्ट आंसर था, सी। अगला चलिए, हिंदी के बच्चों आ गए, तो अब आपको आगे जो कराएंगे हिंदी वाले हमारे सर कराएंगे। तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं, बने रहना है और मेहनत और लगन के साथ बराबर ईमानदारी के साथ रहना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आपको भी कुछ करना चाहिए। बस आप लोग अपना प्यार दें और सहयोग दें। ठीक है, तो हिंदी वाले सर हमारे तैयार हैं, तो आगे आप लोग पढ़िए हिंदी की क्लास। चलिए देखते हैं, जीएस वाले सर ने तो अपना टॉपिक क्लियर कर दिया है ना, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, उन्होंने अच्छे से आपको समझाया। अब बारी है हिंदी की, तो हिंदी भी आपका जो है, हिंदी भी टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, फटाफट हिंदी को देख लेंगे। ठीक है, यस, तो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे हिंदी का। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये निम्न में सर्वनाम शब्द है, ये कहा गया कि निम्न में सर्वनाम शब्द जो है वो कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है ये कहा गया है। तो सर्वनाम देखते हैं, तो आप लोगों को पता है क्या दान सर्वनाम है, नहीं। भजन सर्वनाम है, नहीं। पढ़ना क्या है, सर्वनाम है, नहीं। सर्वनाम हमारा कौन सा है, कुछ हमारा सर्वनाम है। चलिए थोड़ा हम लोग देख भी लेते हैं कि ये हमारे जो सर्वनाम के भेद कभी भी कह दिया जाए। देखो, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद ये कह दिया जाए, कभी भी ध्यान रखो, तो आप कह सकते हो भैया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 होते हैं, आपका एक तो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका जो होता है वो आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, आप कह सकते हो सर प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपका चौथा जो होता है वो आपका संबंधवाचक। कौन सा, संबंधवाचक, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक, आपका पांचवा जो होता है ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ये आपका हो जाता है। फिर आपका जो छठवां होता है वो आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, यस। अब कौन कौन सर्वनाम होता है थोड़ा हम इसको बता दें आपको। देखो, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका मैं और तू 2 होते हैं। ये आपका निजवाचक में आप होता है कौन, आप होता है। कौन सा होता है, निजवाचक में आप होता है। प्रश्नवाचक में होता है कौन और क्या। कौन से होते हैं प्रश्नवाचक, कौन और क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक में आपके जो है जो और सो 2 होते हैं। कौन कौन से, जो और सो। और निश्चयवाचक में आपका होता है वह और मूल रूप से वह और यह, ये होते हैं 2। और अनिश्चयवाचक में आपका होता है
कोई और कुछ। कौन होता है? कोई, और एक होता है आपका कौन सा? कुछ। कोई और कुछ। ये सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछ दी जाए तो सर्वनाम यदि पूछ दिया जाए सर्वनाम सर्वनाम पूछ दी जाए सर्वनाम शब्दों की संख्या, यदि सर्वनाम के भेद पूछे जाएं तो 6 बताना। सर्वनाम शब्दों की संख्या तो आप कितने बता तो आप कितने बताओगे? आप 11 बताओगे, जो कि आपके स्क्रीन पर 11 सर्वनाम आपको दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए ये कुछ किस तरह का सर्वनाम है, कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाए तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। वो 11 आपकी मूल रूप से 11 होती है, वो आपके 11 लिखे हुए हैं। ठीक है, यस। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में विशेषण है। हमने आपको पहचानने के लिए ट्रिक बताई थी कि यदि किसी शब्द के साथ कोई शब्द जुड़ रहा है तो समझ लो वो विशेषण है, और तुम उसके साथ किसी शब्द को नहीं जोड़ पा रहे हो, इसका मतलब वो खुद में संज्ञा है। बुढ़ापा के साथ तुम कुछ जोड़ो, कुछ जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। दौड़ के साथ, दौड़ क्रिया है, दौड़ भी आपकी संज्ञा ही है। क्रोध भी आपकी संज्ञा है ना, क्रोध। अब यहीं क्रोधित हो जाता तो हो जाता क्रोधित लड़का, हो जाता क्रोधित, है ना, क्रोधित। और यदि होता तो जुड़ जाता लड़का, क्रोधित लड़का। लेकिन क्या क्रोध लड़का जुड़ पाएगा? नहीं भाई। इसका मतलब शांत, अरे ये शांत प्रिय लड़के हैं, ये शांत लड़के हैं। तो यहाँ जो विशेषण है वो आपका शांत है, और ये है ना, ये तीनों आपकी क्या हैं? ये तीनों आपकी संज्ञाएं हैं। क्या है? ये तीनों आपकी संज्ञाएं हैं। आपका विशेषण जो है वो आपका कौन सा है? शांत आपका विशेषण है। कौन सा? शांत जो है वो आपका विशेषण है। ठीक है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों कौन सा है? जगाना है। अभी हाल बता रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कभी पूछ लिया जाए, प्रेरणार्थक, ये ऐसे क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कभी पूछ लिया जाए, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, तो कह देना भैया प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ये होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2 कौन सी होती है? नंबर 2 आपकी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जिसमें आना प्रत्यय लगा हो, कौन सा? आना प्रत्यय लगा हो, आना प्रत्यय लगा हो प्रथम प्रेरणार्थक है। जिनमें वाना प्रत्यय लगा हो वो द्वितीय प्रेरणार्थक होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आपने मान लो आपने कहा, एक क्रिया आपने ली, आपने कहा उठना, आपने कहा उठना, ये क्रिया है उठना, है ना, उठना। तो आप यदि इसकी प्रथम प्रेरणार्थक बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? आपको लिखना पड़ेगा उठाना, है ना, ये। अब वहीं पे आप यदि आप इसकी बनाओगे आप द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तो आपका बनेगा उठना, क्या? उठना। दूसरा आपका प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी उठाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक बनेगी क्या? उठवाना, क्या? उठवाना, ये बनेगा आपका, है ना। जैसे आप चढ़ना, आप लिखोगे चढ़ना, फिर दूसरा आप चढ़ाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है चढ़ाना, और आपकी तीसरी है चढ़वाना। कौन सा? चढ़वाना। तो ये आपकी जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक है ना, यस। जैसे आपने कहा लिखना, आपने कहा सर लिखना क्रिया है। अब लिखना की प्रथम प्रेरणार्थक तो हो गई लिखाना, क्या हो गई?
लिखाना, इसमें आना प्रत्यय है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो गई आपकी? लिखवाना। क्या हो गया? लिखवाना। तो वाना जो जिनमें लगा है ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, जिनमें ये उठाना, जिनमें आना प्रत्यय लगा है वो द्वितीय प्रेरणार्थ, वो प्रथम प्रेरणार्थक है। तो ये आपकी जो है ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कैसी हैं? ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक है और ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जगाना, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आना प्रत्यय लगा है। तो आना प्रत्यय है तो ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है? प्रथम प्रेरणार्थक ये क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ये है कि नहीं? यस। और वहीं पे हो जाता यदि इसका ऐसे जगवाना। क्या? जगवाना। तो ये आपका इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें वाना प्रत्यय है। तो ये आपकी हो जाती कौन सी? ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती। कौन सी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, दक्षिण, है ना। तो अव्यय शब्द तो आप जानते हो, अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आह जो है वो आपका अव्यय शब्द है, इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये आपका जो है वो क्या है? अव्यय है ना। अगला, आँख का पर्यायवाची। तो आँख का पर्यायवाची कौन सा है? तो आँख का पर्यायवाची आपको पता है लोचन है। कौन सा? लोचन, जिसे आप लोग कहते हो दीदा। इसके और पर्यायवाची में दीदा, आप कह देते हो चक्षु। क्या? चक्षु कह देते हो आप। अच्छी कह देते हो। क्या? अच्छी, है ना। आप नेत्र कह देते हो। क्या? नेत्र कह देते हो। लोचन, विलोचन आप कह देते हो। अरे भैया विलोचन, है ना, दीदा, नेत्र, चक्षु, है ना, ये सारे जो हैं लोचन, विलोचन, ये सभी आपके इसके पर्यायवाची। पावक, पावक माने जानते हो? पावक को आग कहते हैं, उसे आप लोग हुतासन भी कहते हो। क्या? हुतासन कहते हो, है ना। आप कृषाणु भी कहते हो। क्या? कृषाणु। आप जात रूप भी कहते हो। क्या कहते हो? आप जात रूप। देखो, जात रूप। आप वायु सखा भी बोलते हो। क्या? वायु सखा। क्या बोलते हो? वायु का ये कौन है? सखा है। ये वायु सखा भी पावक को कहते हो, है ना। यस। तो ये आपके जो है, ये अनल भी कहते हो आप। अनल, अनल माने आग होता है। अनल, अनिल माने हवा, लेकिन आप जानते हो अनल माने क्या होता है? अनल माने आग होता है, ठीक है। जिसे आप धूमकेतु भी बोलते हो। क्या? धूमकेतु, है ना। आप धूम्र केतु बोलते हो, है ना। वसन, वसन के पर्यायवाची आप चीर जानते हो। चीर। आप पट जानते हो। आप वस्त्र जानते हो। आप परिधान जानते हो। परिधान। आप, है ना, पहरावा जानते हो। पहरावा, है ना। आप पोशाक भी जानते हो। क्या? पोशाक। आप दुकुल भी जानते हो। क्या? दुकुल। ये सारे आपके, आप अंबर भी जानते हो। क्या? अंबर। आप कपड़ा भी जानते हो। क्या? कपड़ा। ये सभी आपके जो हैं, ये आपके किसके? वसन के पर्यायवाची है। प्रभा के कौन से हैं? प्रभा के देखिए, प्रभा का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। जिसे आप कहते हो दीप्ति, जिसे आप कहते हो ज्योति। क्या कहते हो? ज्योति, है ना। जिसे आप ज्योति भी कहते हो, दीप्ति भी कहते हो, चमक भी कहते हो, जिसे आप कांति भी कहते हो। क्या कहते हो? कांत। कांत माने भी क्या होता है? कांति माने भी चमक ही होता है। कांत माने क्या होता है? चमक ही होता है। ये सारे आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगला, नेक्स्ट देखिए। अगला देखो, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिन में
और गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। कहीं ना कहीं इसमें आपको दिखाया गया है कि मन रे तन कागद का पुतला, ये मन, ये आपका जो तन है ये कागद का पुतला है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, जिसको कागज है और बूंद के लगते ही एकदम ये नष्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के छोड़ देना चाहिए। तो ये आपका जो रस है ये कौन सा, आपका शांत रस का वर्णन है यहाँ पे। कौन सा, शांत रस। शांत रस जो है आपका शांत रस का स्थायी भाव यदि पूछा जाए तो शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। ये आपका शांत रस, ये आपका नवा रस है। कौन सा, नवा रस के रूप में जो जाना जाता है उसे शांत रस कहते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक है। क्या, भगवत विषयक है, ये इसका स्थायी भाव भगवत विषयक है। ठीक है, ये भगवत विषयक है। भक्ति रस का स्थायी भाव, भक्ति रस ये आपका जो है वो 11वां रस के रूप में जाना जाता है। कौन से रस के, 11वां रस के रूप में जाना जाता है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव आप जानते हो रति है। रति, इसके दो भाग हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक आपका कौन सा, वियोग श्रृंगार। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, होता है संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है, वो होता है आपका संयोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका का विरह होता है, विक्षोभ होता है, विछड़न होता है, उसे कहते हैं हम वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के, है ना, दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। करुण रस का स्थायी भाव आप जानते हो शोक होता है। कौन सा होता है, शोक होता है ना। ये आपके स्थायी भाव भी हो गए। ठीक है बेटा। अच्छा, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कौन एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, ये आपके जो 45 से लेके 46 तक इसमें दिया है, इसमें 4 आपके शब्द दिए गए। इसमें से कौन सा शब्द जो है इस शब्द से अर्थ नहीं देता, उस शब्द का अर्थ नहीं है, इस शब्द का अर्थ इनमें 4 में से कौन सा नहीं। इसका मतलब 3 होंगे जो अर्थ दे रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो अर्थ नहीं दे रहा होगा। तो आप तक्षक मीन्स क्या होता है, तक्षक माने देखो बढ़ई भी होता है और बढ़ई जो होता है वो जानते हो, बढ़ई व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं आप जानते हो लकड़ी का काम करने वाला होता है, कुछ न कुछ बनाने वाला होता है, उसी को बढ़ई कहते हो, इंग्लिश में कारपेंटर कहते हो। तो कुछ न कुछ बनाने वाला, जो कुछ न कुछ निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, तो निर्माण करने वाले को हम लोग सूत्रधार भी कहते हैं। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, उसे हम लोग विश्वकर्मा भी, बढ़ई को विश्वकर्मा भी कहते हैं, आप जानते हो ये भी है। तो ये आपका जो शब्द है कौन सा, शिलान्यास, यही आपका जो है वो अलग है। तो अलग वाला शब्द जो है उस अर्थ नहीं देता, वो चुनना था, तो शिलान्यास हो जाएगा। ठीक है। भाव, अब ये भाव का इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस भाव का अर्थ नहीं देता, है ना। आप कहते हो भैया ये आपके टमाटर जो हैं वो क्या भाव है, इसका मतलब उनकी दर क्या है, तो दर तो भाव का ही दे रहा अर्थ। इसका अभिप्राय क्या है, ये भी ठीक है, आपका अभिप्राय क्या है, भाव क्या है ना। विचार क्या है, आपका विचार क्या है, वो भी ठीक है, भाव से ही विचार का मेल। तो आपका जो अलग है वो आपका भवन जो है, भवन का मतलब समझ रहे हो, घर। तो ये भवन जो है बिल्कुल अलग शब्द है, तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, पदार्थों कर रहे हैं, विचारों कर रहे हैं। अरे तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों के द्वारा ही तो हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, खोज मतलब आविष्कार। ठीक है।
अगला है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है को क्या आक्रामक हो जाएगा, अतिक्रामक हो जाएगा, अधिक्रामक हो जाएगा, तो ये और फैल जाएगा। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू नहीं किया गया तो ये और फैल जाएगा, और फैलने को ही हम कहते हैं, जो बीमारियां फैलती हैं तो कहते हैं इनका संक्रमण बढ़ रहा है, ये एक संक्रामक बीमारी है। तो कहीं ना कहीं तो यह संक्रामक हो सकता है, ये बीमारी, ये रोग और फैल सकता है। तो फैलने के अर्थ में आप शब्द यूज करोगे कौन सा, संक्रामक। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला सही है। ठीक है। सच शास्त्र जो लिखा हुआ है यहाँ पे सच शास्त्र है, सच, और यहाँ पे है क्या, सच्छास्त्र है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये ऑप्शन तो वो लग ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, है ना, ऑप्शन तो नहीं लग रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो चा और छा बना है, और तुम जानते हो सत ता का चा बनता है, ता के बाद ये ता बदल जाता है चा में, तो सा बदल जाता है चा में, तो सत धन यहाँ पे होना चाहिए, तो सत धन शास्त्र क्या होता है, सत धन शास्त्र। अब ता बदल गया किसमें, चा में, तो सच, और सा बदल जाता है छा में, तो सच्छा, सच्छास्त्र क्या होना चाहिए, सच्छास्त्र। तो ये सच्छास्त्र होगा। और सच्छास्त्र को जब आप लिखोगे, आप यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये टूटेगा, सत और धन आपका टूटेगा किसमें, शास्त्र में टूटेगा, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र में टूटेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका सच्छास्त्र का संधि विच्छेद 2 है, सत धन शास्त्र या सत धन, ये शास्त्र लिखा, यही संधि विच्छेद होगा। ये ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहे। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है ना। जैसे आप इधर देख लो, जैसे आप लिखते हो उत और धन लिखते हो आप शिष्ट, देखो उत धन शिष्ट लिखते हो, उत धन शिष्ट। अब यहाँ पे जो ता होता है वो आधे चा में बदल जाता है उच्च, और सा होता है ना, ये जो होता है ता होता है ये आधे चा में बदल जाता है, सा होता है छा में बदल जाता है, ये छा में, तो ये आपका बनके तैयार हो जाता है क्या, उच्छिष्ट। क्या बन जाता है, तो उत धन शिष्ट बराबर क्या बन जाता है, उच्छिष्ट बन जाता है ना। यस, तो ये ऐसे आपके बनते हैं ना। यस, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे क्या कहते हो, उसे तो आप युधिष्ठिर बोलते हो, है ना। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या, युधिष्ठिर। तो इसको युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका मतलब युद्ध में स्थिर, तो युधिष्ठिर। तो यहाँ पे क्या है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो सही है युधिष्ठिर होता है, लेकिन युधिष्ठिर थोड़ी पूछा है, पूछा तो कुछ और है। इसका मतलब किस समास का विग्रह है, तो किस समास का विग्रह है, युधिष्ठिर में कौन सा समास होता है। तो इसमें इन्होंने कहा युद्ध में स्थिर रहने वाला, में आ गया, में किस में आता है, युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर में आपका विभक्ति चिन्ह में का लोप किया गया है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये जो है ये आपका है समास विग्रह। क्या है ये जो ऊपर लिखा है ये आपका समास विग्रह है। क्या है, समास विग्रह। तुम्हें इसका सामासिक पद बनाना है। क्या बनाना है, सामासिक। तो सामासिक पद बनाने में आपका में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। में विभक्ति चिन्हों का लोप किस समास में, किस में होता है, आप जानते हो अलग तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे अलग तत्पुरुष बनेगा, क्योंकि विभक्ति चिन्ह युधिष्ठिर बनाने में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, यहाँ में विभक्ति चिन्ह लुप्त हो रहा है। तो आपका अलग तत्पुरुष होगा, कौन सा, अलग तत्पुरुष आपका हो जाएगा। जैसे कहा जाए, आपका कहा जाता है जैसे खे में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला, करने वाला, ये कहा जाए खे में विचरण करने वाला।
तो खे का मतलब जानते हो, खे माने बेटा होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। तो आकाश में विचरण करने वाला, इसमें देखो में आ गया, तो उसे आप लोग सामासिक पद बनाते हो, कौन सा? खेचर बनाते हो। कौन सा बनाते हो? खेचर। तो इसमें में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। विभक्ति चिन्ह का लोप किस में होता है? अलग तत्पुरुष में होता है। तो आपका ऐसे ही खेचर का आकाश में विचरण करने वाला मतलब क्या? खेचर। खेचर जो होगा अलग तत्पुरुष होगा। ठीक है। अगला, कन्नड़ का शब्द कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो बताएंगे आपका जो कन्नड़ का है वो कन्नड़ शब्द जो है वो किस भाषा परिवार से है, इस बात को आप लोग बताएंगे। जल्दी से देखो फटाफट कि कन्नड़ किससे आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कन्नड़ जो है संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है, कौन सी? कन्नड़। इसमें और भी भाषाएं होती हैं, द्रविड़ वाले में और भी भाषाएं, आपका कन्नड़ है, आपका तमिल भी है, तमिल भाषा है, आपकी तेलुगु भाषा है, तेलुगु, आपकी मलयालम है, कौन सी? मलयालम। ये जो है मलयालम, ये आपका मलयालम, ये आपकी जो भाषाएं हैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की ही भाषाएं हैं। ठीक है, यस। अपनी कौन सी जो भाषा परिवार है अपना, हिंदी का कौन सा भाषा परिवार? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ध्यान रखो, हिंदी जो है वो आपकी हिंदी जो है वो भारोपी भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। तो हिंदी किस भाषा परिवार से आती है? तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। कौन कौन सी? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। आपका संस्कृत, संस्कृत जो है वो भी आपकी भाषा क्या? भारोपी भाषा परिवार की ही भाषा है। किसकी? हाँ। और ये बंगाली है, ये आपका बंगाली भी हो जाएगा, उड़िया भी हो जाएगा, पंजाबी, ये सारी हो जाएंगी। ये आपकी बंगाली है ना, उड़िया, ये उड़िया भाषाएं हैं जो उड़िया हैं, आपकी जो असमिया हैं ये असमिया है ना, ये जो भाषाएं हैं ये आपकी सब ये सब आपकी भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। तो भारोपी परिवार की भाषा हिंदी, संस्कृत, बंगाली, उड़िया और असमिया जो है ये सब भारोपी परिवार की हैं। ठीक है। हाँ, द्रविड़ की यही है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है ना, ये सब आपकी ये हो जाती है। ठीक है, चलिए है ना। नेक्स्ट, अगला, निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध भी होता है, क्रिया पदबंध भी, संज्ञा पदबंध, अव्यय पदबंध नहीं होता। अव्यय नाम से कोई पदबंध नहीं होता है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम? वह कौन सा सर्वनाम है? हमने बताया था वह कौन सा सर्वनाम होता है। हमने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वह, और आपको बताया था यह, और इनके बहुवचन वे, और ये जो होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक में हमने बताया था कोई और आपका कुछ आता है। क्या आता है? कोई और कुछ आता है। संबंधवाचक में आपको बताया था जो और सो आता है ये, और आप इनसे और बना सकते हो, जिसकी और उसकी, जैसा और वैसा, ये सारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, ऐसे। जो बोएगा सो काटेगा, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है। निजवाचक में आप जानते हो कौन सा होता है? आप, ये स्वयं, ये वाले होते हैं स्वयं और खुद, है ना, खुद, निज, ये आपके स्वतः, है ना, स्वतः, ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। बताए थे कि नहीं? तो आपका वह जो है वो कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है भाई मेरे। वह कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है।
भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। 54 से 56 तक क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करिए। तो इसका मतलब दोस्तों विलोम शब्द दिया गया है, ठीक है, विलोम शब्द हमें चुनना है। तो भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग का विलोम शब्द हमें चुनना है। किसका? योग का विलोम होता है क्या? नियोग होगा, अभियोग होगा, क्या होगा, है ना, अभियोग या भोग या रोग। तो योग का एक योगी होता है, एक आप जानते हो भोगी होता है। तो योग का विलोम क्या होगा? भोग हो जाएगा। रोग का यदि पूछ देते तो निरोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रोग का क्या हो जाता है? निरोग हो जाता है, ठीक है। ये अगला है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है। उसका उत्तरी जानते हो? उत्तरी को आप लोग इंग्लिश में अपर कहते हो और नीचे वाले को लोअर कहते हो। अपर और लोअर होता है। अपर ऊपर पहनने वाला, कमर से ऊपर पहनने वाला अपर कह देते हो, ये उत्तरी होता है। और जो कमर से नीचे पहने जाता है वो अधोवस्त्र होता है। तो उत्तरी का मतलब यहाँ ऊपर से है, ऊपर पहने जाने वाला, है ना। उत्तरी ऊपर, जो पहना जाए, ऊपर जो पहना जाए, जो ऊपर पहना जाए वो आपका उत्तरी होता है, और जो नीचे पहना जाए वो आपका होता है अधोवस्त्र, है ना। यस, ये होते हैं, है ना। अगला, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। लंबी योग साधना से, उसने योग साधना बहुत की है इसलिए उसका चेहरा ओजस्वी चेहरा बन गया है। तो ओजस्वी का मतलब क्या होता है? ओजस्वी का मतलब होता है योग करने से लोगों के चेहरे पे कांति आती है, चमक आती है। तो उसका चेहरा जो है वो कांति वाला हो गया, चमक वाला, चमकीला होगा। तो एक कांतिहीन वाला हो जाएगा, है ना। यस, ओजस्वी का मतलब चमकीला। कांतहीन जिसका एक और पर्यायवाची है कांतहीन का, निस्तेज। आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा हमने बताया था एक बार? निस्तेज बताया था, उसे कांतहीन कहते हैं, ठीक है। हाँ, मलिन का अलग होता है, मलिन का आप पवित्र लिख सकते हो। एक व्यक्ति बहुत मलिन होता है और विलोम शब्द पवित्र हो जाएगा, ठीक है। अगला, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ क्या है? उपयुक्त शैतान की आंत, तो बताइए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति या बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का मतलब बहुत लंबी वस्तु। जब बात आंतों की आ रही है तो आंत, तो एक आंत हमारी होती बहुत लंबी होती है, तो बहुत लंबी वस्तु के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो बताइए, इसमें अनुमान, एकावली, परिकर और कारणमाला, ये आपने नहीं पढ़े होंगे, अनुमान लगा देना, ठीक है। ये अगला देखो, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोग जानते हो हिंदी खड़ी बोली जो है, ये आपकी जो हिंदी खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आपकी दोस्तों सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? ये आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन सी? ये हिंदी खड़ी बोली किससे हुई है? सौर सेनी से हुई है। इसी से आपकी पश्चिमी हिंदी भी हुई है, राजस्थानी भी हुई है, ब्रजभाषा भी हुई है सौर सेनी से। इससे आपकी पश्चिमी हिंदी भी हुई है इसी से, है ना। आपका पश्चिमी हिंदी, है ना, आपकी पश्चिमी हिंदी, और आपकी कौन सी? पश्चिमी हिंदी भी इसी से हुई है। आपकी राजस्थानी भी हुई है इसी से। कौन सा? राजस्थानी, ये राजस्थानी भी इसी से हुई है, और पश्चिमी हिंदी भी हुई है, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रजभाषा भी, कौन सी? ब्रजभाषा भी, ब्रजभाषा, ठीक। आपकी ब्रांचल से सिंधी हुई है, ब्रांचल से कौन सी? सिंधी,
सिंधी, ये ब्रांचल से हुई है, ठीक है। और अर्धमागधी में कौन सी वाप्ती आती? अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी, ये अर्धमागधी में होता है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी ये भाषाएं हैं आपकी? कौन सी? अवधी, बघेली और अवधी और बघेली। कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये वाला आपका छत्तीसगढ़ी है ना। और ये मागधी में कौन सी है? बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया पढ़ी वो बिहारी, बंगाली है और उड़िया है, ये वाली बिहारी है, बंगाली है, आपका बंगाली है, बंगाली, असमिया है, असमिया है ना, ये आपकी मागधी में होती हैं, ठीक है। यस, तो ध्यान रखना है इन बातों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा, अगला देखो, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार। जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के रचनाकार हमारे जो है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन से हैं? वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो जय भारत के क्या है? रचनाकार हैं, ठीक है। यस, अगला देखिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो उन्होंने, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत मूर्ति पूजा का विरोध उपदेश नहीं दिया, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता या हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन नहीं किया। तो ये आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा होगा आपका? यस, तो कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो उन्होंने समाज सुधार में मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जाति प्रथा का खंडन किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया है। ये आपका जो है स्त्री पुरुष की समानता का जो है ये नहीं किया है, ठीक है। तो उपदेश, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो आपका स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है महाकाव्य, वो एक समासोक्ति है। क्या है? समास, क्योंकि इसमें बहुत सारी उक्तियां हैं, इसलिए बहुत सारी उक्तियों का भंडार है, इसीलिए इस महाकाव्य को समासोक्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? समासोक्ति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सामासिक पदों की बाहुल्यता है। जहाँ पर सामासिक पदों की या उक्तियों की बाहुल्यता होती है उसे हम लोग कहते हैं समासोक्ति। क्या कहते हैं? समासोक्ति कहते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, अच्छा ये क्या आ गया? देखो, निम्नलिखित वाक्यों में अनेक उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 व 6 के अंतर्गत दिए गए। प्रथम उन्होंने निश्चित दे दिया है, ये है ना, प्रथम तो, और उन्होंने ये वाला भी निश्चित कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब बीच वाले 4 अंश जो हैं यारा अलावा, इनको अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यारा अलावा जो है इनको आपको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित क्रम में लगाना है। अभी ये जो है वो अव्यवस्थित हैं, क्रम के अनुसार नहीं है, इन्हें आपको क्रमानुसार लगाना है। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 2-4 भी हो सकते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो अवश्य भेजे या के साथ उचित आकार का या होने पर, तो कहा जाएगा प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो अवश्य भेजें, ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत टिकट लगा ना। डाक के साथ देखो कहीं ना कहीं तुम्हें टिकट लग रहा है, तो डाक, तो यहाँ पे प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो
फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट। तो पहले रा और रा के साथ वाह, रा के साथ वाह किसमें, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। हमने दो ही देखे, समझ गए कैसे डाक के साथ टिकट लगेगा। और यहाँ पे लिखा प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। यस, ये प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देखें, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटो के साथ प्रतियोगी लोग जो हैं फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें, प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। रा के बाद वाह आएगा, रा देखो कहाँ पे है, रा के जस्ट बाद वाह आएगा। यहाँ पे देखो रा के जस्ट बाद वाह, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। यस, तो फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन जो है 64 का ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका कैसा है, सही ऑप्शन है। कौन सा, सही ऑप्शन है। ठीक है, यस। अगला देखिए, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, प्रोफेसर ने क्या समझाया, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी जिसके गुण अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। तो जिसके प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। ला से है कोई स्टार्ट, हाँ, फिर उसके बाद शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं, वही है जिसके गुण, इसका मतलब रा के बाद यह आएगा, रा के बाद यह आएगा, वही है रा के बाद या, ठीक, ये ऑप्शन आपका राइट है। पहला आपका हीन भावना के शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर है। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहा और ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ऑप्शन आपका कौन सा है? तीसरा वाला जो है वो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। व्यवसायिक बाराती, अरे ऐसे बाराती जो होते हैं व्यवसायिक बहुत चालाक तरह के होते हैं। व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ गांव में घुसपैठ करते हैं, अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं। मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं। दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना माना बुनते हैं। इसका मतलब व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ गांव में घुसपैठ करते हैं, अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते। या से कितने स्टार्ट हैं? अरे भैया यहाँ से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है ना। गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ के बाद राबड़ी का जुगाड़ कब बिठा लेते हैं। दूसरे लोग तब मन के बाद महसूस कर रह जाते हैं, महसूस कर रह जाते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर, वाह ये वाला फोर्थ ऑप्शन राइट है ना। अगला देखो, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात कहाँ चले गए? अयोध्या चले गए। यस ठीक है,
अयोध्या चले गए तो ये आपका ला से कितने स्टार्ट हैं, एक ही आपका स्टार्ट। अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। उसके बाद या वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी, वह लास्ट में जा रहा है ना, लिखी, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त, रामायण, रामलला नेछू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। ये वाला ऑप्शन राइट है। अगला, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। उस कवित्री, देखो क्या कवित्री जो है वो सही लिखा है क्या? कवित्री की वर्तनी क्या होती है? कवित्री की वर्तनी, देखो कवि की वर्तनी तो ये होती है कवि। जब हम कवित्री लिखते हैं तब हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा कवि और इत्री लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कवित्री की वर्तनी ये है, तो कवि की वर्तनी तो ये होती है, जबकि कवित्री की वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है, ध्यान रखना है ना। कवित्री की ये वर्तनी है, वहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं लगती, यहाँ पे लगती है, इस बात को ध्यान रखना। तो कहाँ पे है कवित्री? आपका ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है, कवित्री, है ना। अगला, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसे उसी समय ले ली थी, तो कौन सा? ये श्रुतलिपि क्या सही है? श्रुतिलिपि है ना। तो कौन सा ऑप्शन है? ये आपका श्रुतिलिपि की जगह पे आप श्रुति लिपि ये करेंगे। लिपि नहीं होता, लीप गलत है, लिपि गलत है, लिपि नहीं लिपि होता है, तो श्रुति लिपि ये सही है। श्रुत लिपि ये लिखना, ये आपका जो है वो आपका सही है, श्रुत लिपि, ये श्रुत लिपि ये वाला आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र, ये दुष्चरित्र है, इधर दुष्चरित्र व्यक्ति है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो दुष्चरित्र व्यक्ति है तो क्या करना है? दुष्चरित्र और दुष्चरित्र सही। अच्छा इसमें ठीक है, इसमें आपकी वर्तनी ठीक करनी थी ना। हम 3 अशुद्ध रूप लिखे हैं, चौथे शुद्ध रूप में लिखे। अच्छा ठीक, ये आपको इसकी जगह पे कौन सा चुनना है आपको? तो दुष्चरित्र ऐसे ही लिखा जाता है, दुष् और क्या आप चरित्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दुष्चरित्र, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये वाला ऑप्शन। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये आपके 71 से लेके 75 तक हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपका जो है वो आपका जो आपका गद्यांश था, वो गद्यांश हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। कल वाले पेपर में हमने गद्यांश आपका कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। इसलिए आज भी वही गद्यांश था आपका, तो वो आपका गद्यांश जो है कल हम करा चुके हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, जुड़े रहने के लिए और बराबर बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। कोई आपको प्रॉब्लम है, यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं। हम आपकी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरे उतरने के लिए तैयार हैं और उतरेंगे भी, लेकिन आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो भी बता दीजिए, जैसा भी जो। जय हिंद।